जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। कुछ लेक्चर हो चुके थे, कुछ बाकी हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें जो है हमने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में ये चीज़ें जो है नेपोलियन संहिता पढ़ा दिए थे आपको, और यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा दिए थे आपको, और जो है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग भी पढ़ा दिए। अब अगला जो है उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ। आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2। ये पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ। तो देखेंगे हम लोग कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में यह जो हेडिंग मिला है उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ, तो उदारवादी या उदारवाद क्या है, इसके बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। लिखा है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवाद की विचारधारा से अधिक जुड़े थे। कह रहा है कि जो 19वीं सदी है वह 19वीं सदी इस प्रकार से उभरी कि उस वक्त के जो युवा पीढ़ी थी, जो नौजवान लोग थे, उनके अंदर राष्ट्र की भावना माने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, राष्ट्र के लिए लड़ना, राष्ट्र के लिए शहीद होना, देश के लिए समर्पित होना, ये युवाओं में एक क्रांति की भावना तेज गति से उभरी हुई थी 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में। ठीक है ना। जो उदारवाद की विचारधारा से अधिक जुड़ी थी। कह रहा है कि नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ क्या है। जो नए मध्यम वर्ग बनाए गए उनके लिए उदारवाद का क्या अर्थ था। उनके लिए लिखा है कि व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था। कह रहा है कि जो नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक है ना, 19वीं शताब्दी में जो नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, वे नए वर्ग का अर्थ क्या था। उन व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त था। जो 19वीं शताब्दी में नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तो उनके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुरानी परंपराओं का असर था, गुलामी की प्रथा का, अत्याचार की प्रथा, शोषण की प्रथा, वह जो है नए मध्यम वर्ग के ऊपर लागू नहीं था। कहने का मतलब यह नहीं लागू था, और वे कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त कर सकते थे। आगे क्या लिखा है कि फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वालों को ही दिया गया था। ये तो समझ ही रहे हैं, ये लिखा भी है। वैसे भी जानिए कि कह रहा कि फ्रांस में जिनके पास ज्यादा संपत्ति था, जेकरे पास ढेर के धन दौलत रुपया पैसा खेती बाड़ी महल गाड़ी घोड़ा था, वो लोग वोट देते थे। वोट देने का अधिकार उनको ही था 19वीं शताब्दी में, बाकी किसी को नहीं था। ठीक, तो उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ कुछ समझे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है कि संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। आप सोचिए कि जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जिन पुरुषों के पास, जिन महिलाओं के पास, उन पुरुषों को और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो संपत्ति कौन लूट लिया था? हम लोगों का, हमारे पूर्वजों का संपत्ति, फ्रांस के लोगों की संपत्ति, वहां के जो राजा था वो लूट लिए थे, सब मार के छोड़ के और जबरदस्ती लूट लिए थे। तो हमारे पास संपत्ति कहाँ से आएगा? जैसे मान लीजिए आज अगर हम कम पढ़े लिखे हैं, कोई हमसे विद्वान पढ़ा लिखा आ जाए और हमसे बात करे और कहे कि यार तुम बहुत कम पढ़े लिखे हो, तुम इस लायक नहीं हो, तो हम क्या कहें? अरे मूर्ख, तुम हमको पढ़ने का अधिकार ही कहाँ दिए कि हम पढ़े लिखे हैं? पहले से सता रहे हो तो सौभाग्यशाली है कि हम आज यहाँ तक पढ़ाई कर लिए। हमारी पीढ़ियों को जब पढ़ने का अधिकार नहीं दिए तो हम तो कुछ पढ़ लिए, तो तुम्हारे सामने तो हम बहुत आगे हैं। तो जब संपत्ति रखने का अधिकार, धन रखने का अधिकार दिया ही नहीं, तो फिर उनके पास होगा कहाँ? मतलब ये समझना है कि जिनके पास संपत्ति नहीं थी, धन दौलत नहीं था, अमीर नहीं थे, वो लोग फ्रांस में वोट नहीं देते थे 19वीं शताब्दी। बस आप सिंपल भाषा में समझिए, 19वीं शताब्दी में वे लोग, वे पुरुष, वे महिला वोट नहीं दिए जिनके पास धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था ही नहीं। अगला लिखता है वंचित था।
आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आजादी के पक्ष में था, साथ ही यह राज्य द्वारा लगाए गए वस्तु और पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण को समाप्त करने के पक्ष में भी था। तो कह रहा है कि जो नियंत्रण था बाजार में पूंजी का, उस पर भी लगाम नियंत्रण समाप्त करने के पक्ष में था। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालौ राइन का गठन किया गया। कह रहा है कि 1834 में, इसको याद कर लीजिएगा, 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालौ राइन का गठन किया गया। ठीक है ना, याद करिएगा, जिसने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से भी अधिक थी। ठीक है ना, तो कुछ गिरावट, कुछ कमी आई, जिससे समाज में लोगों को भलाई हुआ, ये कहने का मतलब है। चलिए, वो हेडिंग खत्म हुआ। अगला हेडिंग देख लेते हैं क्या है। अगला हेडिंग आपको मिल गया 1815 ईस्वी के बाद एक नया संरक्षणवाद। ये क्या चीज है, हम पढ़ते हैं। लिखा कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। कह रहा है सिंपल भाषा में कि नेपोलियन जो है 1815 में हार गया। ठीक है ना, याद रखिए, नेपोलियन कब हारा? 1815 में। नेपोलियन की हार कब हुई? 1815 में। ठीक है ना, तो 1815 में नेपोलियन हार गया। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है। रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। अब जो रूढ़वादी विचारधारा के लोग थे, उनका मानना था कि जो समाज में, देश में, फ्रांस में जो राजशाही प्रक्रिया चल रही है, चर्च की प्रक्रिया चल रही है, सामाजिक ऊंच नीच चल रहा है, संपत्ति और परिवार संरक्षित, ये सब चलना चाहिए। संरक्षित रखने का मतलब ये सब चलना चाहिए, उनका मानना था। अब इस फोटो में आप देख लीजिए कि ये देखिए लिखा नेपोलियन की हार और क्रांति। देखिए नेपोलियन की हार हो गई, ये बेचारा नीचे बैठे हुए हैं। ये देखिए चर्च के लोग, ये चर्च के बड़े बड़े लोग हैं। देखिए गोरहर एकदम पालतू सुअरा जैसा बाड़ा टमाटर खान लाल लाल कुल। अब देखिए ये चर्च के लोग हैं, ये मजा ले रहे हैं, पूरे फ्रांस का रसमलाई खा रहे हैं। ये राजशाही लोग हैं। यहाँ देखिए ये संपत्ति वाले लोग हैं फोटो में, और ये बेचारे सामाजिक ऊंच नीच वाले हैं जो गोड़ इन लोगों का देखिए नीचे बैठे हुए हैं, खड़े हैं, कुछ इस तरह का देख रहे हैं। ये बेचारे जो है सोच रहे हैं ये मलाई खा रहा है, हमको भी मिलना चाहिए। कि तू कहना पीना है, तू के मलाई नहीं खाएगा, तू अब जो लड्डू खा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ये परंपरा चल रही थी उसको ये सब चालू रखना चाहते थे। आगे क्या हुआ? आगे लिखा कि यूरोपीय शक्तियां जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधियों ने यूरोप के लिए समझौता करने के विषय में वियना में मुलाकात की। वियना में मुलाकात की, एक संधि है, एक जगह है, अब उसको हम लोग पढ़ेंगे, रुक जाइए। लिखा है कि यूरोपीय शक्तियां का मतलब यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराई। कौन कौन मिलकर हराया? ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया। ये ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सब मिलकर नेपोलियन को हराए थे। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट इतना ताकतवर था कि एक में दम नहीं था कि उसका कुछ कर पाए। ये सब जो है बड़े बड़े ताकतवर देश हैं, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सब बड़े ताकतवर देश हैं। ये सब मिल गए और नेपोलियन को हरा दिए। बताइए, तो हराए के प्रतिनिधियों ने यूरोप के लिए समझौता करने के विषय में वियना में मुलाकात की। आगे देखते हैं, सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख द्वारा किया गया था। इस समय प्रतिनिधियों ने 1815 को वियना की संधि तैयार की। मतलब एक मुलाकात को एक संधि दिया गया जिसका नाम था वियना की संधि। वियना की संधि ये फेमस है, बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, इसको याद करिएगा। वियना की संधि, ट्रीटी वियना। ठीक है ना, ये देखते हैं क्या है वियना की संधि के प्रमुख बिंदु। अब जब ये मुलाकात किए लोग, तीन लोगों ने क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु पर बात किया, देख लेते हैं क्या बात किया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था।
कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश को सत्ता में, जो बुर्बो राजवंश था, ठीक है ना, जो सत्ता से बाहर हो गया था फ्रांसीसी क्रांति के समय में, उसे पुनः जो है वियना की संधि में ये तय किया गया कि नहीं, ये बुर्बो राजवंश जो है वो सत्ता में रहेगा, शासन करेगा। दूसरी बात, फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया। देखिए फ्रांस ने क्या किया, नेपोलियन के, लिखा कि फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत कब्जे वाले प्रदेशों को, फ्रांस ने जो नेपोलियन जिनको जीत कर अपने अंडर किया हुआ था, उन सारे प्रदेशों को फ्रांस ने खो दिया, नहीं पाया। भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई थी। प्रसा को पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। कह रहा है कि भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई। फ्रांस की सीमाओं पर कह रहा है कि फ्रांस का जो बॉर्डर था, फ्रांस की जो सीमा थी, उस पर जो है एक श्रृंखला की स्थापना की गई और उसमें प्रसा को पश्चिम सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए। प्रसा को पश्चिम सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। वियना की संधि के प्रमुख ये जो है प्रमुख बिंदु है। अगला प्रमुख बिंदु में लिखा है कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहियों को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। समझ में आ गया ना। वियना की संधि, ये सब बड़े बड़े लोग मिलकर जो मलाई खा रहे थे, नेपोलियन ने कहा ना तू मलाई नहीं खाई, तब हम खाई, तो नेपोलियन बेचारा वो थोड़ा सा मलाई खाने लगा और उसको सारे मिलकर हरा दिए। अब का कहीं नकुल, अब अपने जीत गए नकुल, जीतने के बाद जितना पुरान राजा रहना, राजशाही रहना, मंत्री संतरी रहना, सज्जो करना, सब उठ जा कुल, अब सब आओ फिर से मलाई खाई जाई और जनता के फिर से सतावल जाए, मारल जाए, पीटल जाए, गुलाम बनावल जाए। दिक्कत है सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन ने जिन लोगों की चुरकी खड़ी किया था, हरा हरा के पीट पीट के केहुनिया के शुद्ध कैले रह, फिर से मीटिंग करके उस सज्जो कुल राजा बन गई ना। देखिए यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित कर दिया, रूढ़िवादी की, वही राजा का लड़का राजा होगा। लिखा है कि 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन निरंकुश शासन था, लेकिन उदार राष्ट्रवादियों ने वियना सम्मेलन के बाद स्थापित राजशाही रूपों का विरोध किया और विश्वास किया कि राष्ट्र राज्य का निर्माण आवश्यक था। बाद में लोगों को पता चला कि ये चीज ठीक नहीं है और चीजें जो है एक तरह से राज्य रूप में होना चाहिए। तो वियना की संधि में इन सब चीजों का पढ़े हम लोग, इन बिंदुओं पर चर्चा किए। अब जो आपको हम पढ़ा रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये जितनी हेडिंगें थी, एक बार मैं पूर्ण इन हेडिंग को बता देता आपको, ठीक है ना। तो हमने उसको पूरा पढ़ा दिया है, अब उसको आप एक बार वीडियो में देख सकते हैं।